हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एनएमपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको पाचक ग्रंथियों के बारे में एक्सप्लेन किया था। पाचक ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो पाचक ग्रंथि मानव के अंदर 3 पाई जाती थी। सबसे पहली थी लाल ग्रंथि, दूसरी थी आपकी यकृत ग्रंथि और तीसरी थी आपकी अग्नाशय ग्रंथि। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको लाल ग्रंथि। तो बेटा मनुष्य के अंदर 3 लाल ग्रंथि पाई जाती है, अर्थात 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती हैं। जिसमें सबसे पहली थी आपकी कल अधोजिह्वा, दूसरी थी अधोजंबिका और तीसरी थी आपकी पैरोटिड। अब सबसे पहली है आपकी अधोजिह्वा। अधो माने नीचे और जिह्वा माने जीभ, अर्थात मुख गुहा में पीछे की ओर जीभ के नीचे दोनों पार्श्व भाग में स्थित होती हैं। इनकी संख्या थी 1 जोड़ी। कितनी थी? 1 जोड़ी। दूसरी है बेटा अधोजंबिका, यानी कि मुख गुहा में इनकी भी संख्या कितनी है? 1 जोड़ी। और मुख गुहा में दोनों जो जबड़े हैं, दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर 1 जोड़ी अधोजंबिका ग्रंथि पाई। और तीसरी है बेटा यानी कि पैरोटिड, हिंदी में कहते हैं इसको कर्णपूर्व। इनकी संख्या भी कितनी है? 1 जोड़ी है। तो मनुष्य के अंदर कितनी हो गई? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि हो गई। अगर पैरोटिड की बात करें तो ये ग्रंथि भी मुख गुहा में पीछे की ओर और कान से पहले, क्योंकि लिखा हुआ है कर्णपूर्व, मुख गुहा में पीछे की ओर और कान से पहले 1 जोड़ी पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है, जो कि श्लेष्मा का स्रावण करने का कार्य करती है। इसके बाद जो टॉपिक आया था वो था लार का संगठन। एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का स्रावण किया जाता है, जिसके अंदर 99% तो होता है आपका जल और 1% होता है आपका एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम के अंदर यानी टॉयलेन एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है, श्लेष्मा है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स हैं। तो ये पदार्थ पाए जाते हैं। लार का जो माध्यम है, जो प्रकृति है, वह क्षारीय होती है, लेकिन इसमें कुछ आयंस, कुछ लवण मिल जाने के बाद ये हल्का अम्लीय हो जाता है। जो टाइलिन एंजाइम है, ये टाइलिन एंजाइम मुख गुहा में स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन करने का कार्य करता है। और लाइसोजाइम जो एंजाइम है, ये भोजन के साथ आए बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये आपकी पहली ग्रंथि थी लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि थी आपकी यकृत ग्रंथि। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। यकृत ग्रंथि की अगर हम बात करें तो यह मनुष्य की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, जिसकी उत्पत्ति या जिसका निर्माण भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। किससे होता है? भ्रूणीय एंडोडर्म से इसका निर्माण होता है। इसमें अगर वजन की बात करें तो 1 किलोग्राम दूसरे ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम 1.5 ग्राम, यानी कि 150, यानी कितने बेटा? 1.5 किलोग्राम। कितनी? 1.5 किलोग्राम इसका वेट होता है। स्थिति की अगर हम बात करें तो यह है उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे दाईं तरफ पाई जाती है और 15 से 22 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगर हम इसकी संरचना के बारे में अगर हम बताएं तो यकृत ग्रंथि की अगर संरचना की बात करें तो यकृत ग्रंथि में 2 पाली पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः दाईं पाली और बाईं पाली कहते हैं। दाईं पाली जो है
यह बाईं पाली से आकार में बड़ी होती है और दोनों पालियों से यकृत वाहिनियां निकलती हैं। ये दोनों यकृत वाहिनियां आगे संयुक्त होकर एक सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती है। सामान्य यकृत वाहिनी जब पित्ताशय से आने वाली पित्त वाहिनी के साथ जुड़ जाती है तो अब इसे हम डक्टस डोलोडोकस कहते हैं। डक्टस डोलोडोकस जो है ये पित्त रस को गृहिणी में पहुंचाने का कार्य करता है। अब पित्त वाहिनी गृहिणी के जिस समीपस्थ भुजा में खुलती है वहां पर एक कपाट पाया जाता है। उस कपाट को हम ओडीआई की अवरोधनी कहते हैं। यकृत जो ग्रंथि है ये छोटी छोटी अनेक यकृत पालियों से मिलकर बनी होती है। तो यकृत पाली जो है यकृत की क्रियात्मक इकाई होती है। यकृत पालियों का निर्माण यकृत सेल्स से होता है और यकृत सेल्स दो स्तरीय पंक्ति में व्यवस्थित होकर यकृत रज्जु का निर्माण करते हैं और दो यकृत रज्जुओं के मध्य में जो अवकाश पाया जाता है उसे यकृत कोटरी कहते थे, जिसके अंदर कुप्फर सेल्स पाई जाती है। कुप्फर सेल्स जो हैं ये ओल्ड और मृत आरबीसी का भक्षण करने का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें मैक्रोफेजेज या बृहद भक्षणों के नाम से भी जानते हैं। तो यहां तक मैंने आपको कल एक्सप्लेन कराया। इसके बाद में जो है बेटा पित्ताशय। इसी में चलता है, ये यकृत ग्रंथि में चलता है टॉपिक। अगला टॉपिक है यानी कि पित्ताशय। अब यकृत ग्रंथि जो है तो यकृत ग्रंथि में दो पाली पाई जाती है, दाईं पाली और बाईं पाली। एक तो हो गई आपकी कौन सी पाली, दाईं पाली, एक हो गई आपकी बाईं पाली। तो दाईं पाली के नीचे एक हरे रंग की थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। हरे रंग की थैलेनुमा संरचना होती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। यकृत ग्रंथि की दाईं पाली के नीचे हरे रंग की एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। इस पित्ताशय के अंदर हरे पीले रंग का पित्तरस संचित रहता है। इसके अंदर क्या रहेगा, पित्तरस संचित रहता है और पित्त रस में मुख्यतः पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त लवण और पित्त वर्णक के रूप में दो वर्णक हैं बेटा, एक है बिलीवर्डिन और एक है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का रंग होता है पीला और बिलीवर्डिन का होता है हरा। और पित्तरस जो है इसकी जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। कैसी होती है बेटा, क्षारीय होती है। तो ये आपका हो गया कौन सा, यानी पित्ताशय, जिसको सामान्य भाषा में पित्त की थैली भी कहते हैं। कभी कभार यानी पथरी हो जाती है किसके अंदर, पित्त की थैली में, या कोई इंफेक्शन हो जाता है तो पित्त की थैली को यानी पित्ताशय को ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पित्ताशय की बात करें बेटा तो कहां पाई जाएगा ये, यकृत जो ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि में कितनी पाली बताई थी मैंने कल, दो, एक तो दाईं पाली और एक बाईं पाली। तो यकृत ग्रंथि जो है इसकी दाईं पाली के नीचे हरे रंग की एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय के अंदर हरे व पीले रंग का पित्तरस इकट्ठा रहता है, संचित रहता है और पित्त रस में मुख्य रूप से पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त वर्णक के रूप में बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन नामक दो पित्त वर्णक पाए जाते हैं। इनकी जो प्रकृति है पित्त रस की वो कौन सी होती है बेटा, क्षारीय होती है। कौन सी होती है, क्षारीय। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, पित्ताशय। यकृत ग्रंथि जो दूसरी चल रही थी तो यकृत ग्रंथि की संरचना हो गई और क्या हो गया आपका, यानी कि पित्ताशय हो गया। जब कभी हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, जैसे पीलिया रोग हो जाता है, तो उस समय बिलीरुबिन वर्णक की क्या हो जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे बॉडी का रंग भी पीला हो जाता है। नाखून भी पीला होगा। अगर हम
यूरिन करते हैं तो यूरिन त्यागते समय भी उसका रंग कैसा होगा, पीला होता है, नाखून पीले हो जाते हैं, आंख भी पीले हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका यकृत के कार्य। यकृत के कार्य। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। इसको क्या कहते हैं हम, लीवर कहते हैं। अब यकृत के कार्यों की अगर हम बात करें तो यकृत हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को संपादित करता है। जो यकृत है वो हमारी बॉडी के अंदर यानी कि मनुष्य के अंदर विभिन्न कार्यों को संपादित करता है, जिसमें सबसे पहला कार्य है बेटा पित्त का निर्माण। पित्त का निर्माण। यकृत के जो कार्य है उसमें सबसे पहला कौन सा कार्य है, यानी कि पित्त का निर्माण। अब पित्त के निर्माण की अगर हम बात करें तो लीवर जो है, यकृत है, इसका मुख्य कार्य होता है पित्त का श्रावण करना, पित्त रस का श्रावण करना, जिसके अंदर पित्ताशय के अंदर क्या होता है ये, यानी कि संचित रहता है। इस पित्त रस के अंदर जो पित्त रस है, पित्त रस में कौन कौन सी चीजें, ये पित्त रस है आपका। पित्त रस में मुख्यतः पित्त लवण, इसके अलावा पित्त वर्णक, इसके अलावा कोलेस्टेरॉल, इसके अलावा लेसिथीन। लेसिथीन एक यानी कि बसा होती है, क्या होती है, बसा होती है। हम यकृत के कार्य पढ़ रहे हैं और यकृत के कार्य में सबसे पहला है पित्त का निर्माण। तो जो यकृत है, लीवर के द्वारा पित्त रस का निर्माण, यकृत सेल्स जो होती हैं वो पित्त का निर्माण करती हैं, जो कि पित्ताशय के अंदर संचित रहता है। पित्त रस के अंदर मुख्यतः पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्टेरॉल और लेसिथीन बसा मुख्य रूप से पाई जाती है। पित्त लवण की अगर हम बात करें तो पित्त लवण के अंदर बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, टोरोकोलेट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यानी कि पित्त रस के अंदर कौन सा है बेटा, सबसे पहले पित्त लवण। पित्त लवण में बाइकार्बोनेट्स, ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर हम पित्त वर्णक की बात करें तो इसके अंदर दो वर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये हरे रंग का है और ये आपका पीले रंग का। अब पित्त वर्णक का जो निर्माण है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसके अलावा जो पित्तरस है, ये पित्तरस जो है ये बसा का पायसीकरण करता है, बसा का पायसीकरण। अब बसा का पायसीकरण का मतलब है कि हमने भोजन किया और भोजन में जब हमने यानी कि बसा जैसे घी के रूप में या ऑयल के रूप में हमने इस बसा को ग्रहण किया तो बसा के अणु होते हैं बड़े बड़े अणु। कैसे हैं, बड़े बड़े अणु। इन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हम बसा का पायसीकरण कहते हैं। तो जो पित्तरस है, ये पित्तरस जो है ये बसा का पायसीकरण करने में सहायक होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये यानी कि बसा का आंशिक रूप से पाचन करता है। अर्थात बसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बांटने का कार्य करता है, जिसे हम बसा का पायसीकरण कहते हैं। इसके अलावा और देखें हम तो हमने बताया था बेटा कि पित्त रस का जो माध्यम है, जो प्रकृति है, वो क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है।
लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद आमाशय में जब भोजन आता है तो उसमें अम्ल मिल जाता है, HCl अम्ल होता है आमाशय से स्रावित, जो यानी कि जठरीय ग्रंथि होती है वो HCl अम्ल का श्रावण करती है। तो भोजन में जब अम्ल मिल जाते हैं तो भोजन का माध्यम कैसा हो गया, अम्लीय माध्यम हो गया। अब अम्लीय माध्यम पर अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो अग्नाशय रस है वो कार्य नहीं करता है, तो पित्तरस का माध्यम कैसा है, क्षारीय। ये क्षारीय माध्यम उस अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देता है, जिसके फलस्वरूप अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो रस, जो पाचक रस है उसके द्वारा भोजन का आसानी से पाचन हो जाता है। इसके अलावा पित्तरस जो है ये भोजन के साथ आए जीवाणुओं को भी नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा भ्रूणीय अवस्था में यह रक्त का निर्माण भी करता है, कौन, लीवर। कौन करेगा, लीवर। जो यकृत है ये भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण भी करता है। इसके अलावा यकृत में कुप्फर सेल्स पाई जाती हैं, ये कुप्फर सेल्स ओल्ड आरबीसी को या मृत आरबीसी को भक्षण करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा और अगर हम यकृत के कार्यों के बारे में सुने तो यकृत जो है ये विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। विटामिन ए का संश्लेषण यानी कि बीटा कैरोटीन जो है उसको ये रेटिनॉल नामक पदार्थ के अंदर, जब मैंने 27 पाठ का अध्ययन कराया था और 28 का जिसमें नेत्र संवेदी अंग थे, तो नेत्र के बारे में जब बताया था तो नेत्र की जो क्रियाविधि थी तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि अचानक से हम उजाले से जैसे ही हम बंद कमरे में आते हैं तो कुछ समय हमें दिखाई नहीं देता, तो रेटिनॉल को वापस फ्लोरोसेंट में बदलने में क्या लगता है, समय लगता है। तो वो रेटिनॉल जो बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में बदल देगा। इस अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लीवर के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण भी किया जाता है। इसके अलावा लीवर जो है विटामिन ए, बी, ई, के और B12 विटामिन B12 का भी संचय करने का कार्य करता है। इसके अलावा लीवर रुधिर का थक्का बनाने में भी सहायक होता है, क्योंकि लीवर के द्वारा रक्त स्कंदन कारकों का भी संश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा हिपेरिन नामक एक होता है पदार्थ, तो हिपेरिन नामक पदार्थ का भी ये संश्लेषण करता है, जो कि रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने नहीं देता है। हिपेरिन पदार्थ का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा। तो ये आपका कौन सा हो गया, सबसे पहला कार्य कौन सा हो बेटा, पित्त का निर्माण। इसको आपको फिर एक बार समझा रहा हूं। यकृत के द्वारा बॉडी के अनेक कार्यों को संपादित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला कौन सा बेटा आपका, पित्त का निर्माण। तो यकृत जो लीवर है, इस लीवर के द्वारा पित्त रस का श्रावण किया जाता है, जो कि पित्ताशय में आकर संचित रहता है। और पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलेगी और पित्त वाहिनी कहां जाके मिल जाएगी, डक्टस डोलोडोकस में, और वहां से ये पित्त रस को किसमें छोड़ देगी, छोटी आंत में। ग्रहणी भाग, जो छोटी आंत का ऊपरी भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है मध्यांत और तीसरा भाग है इलियम यानी कि क्षुद्रांत। तो ग्रहणी भाग में पहुंचाएगा। अब भोजन का पाचन कहां होता है, छोटी आंत में। कहां होता है, आमाशय में होता है, लेकिन वहां आंशिक पूर्णतः पाचन कहां होगा, छोटी आंत में। और क्षुद्रांत में माइक्रोगलाई पाए जाते हैं, वहां से इसका अवशोषण कर लिया जाएगा और अपचित भोजन को बृहदांत में कहां, यानी कि बड़ी आंत में छोड़ दिया जाएगा और बड़ी आंत से यानी कि मलाशय में चला जाता है। अब लीवर के द्वारा सबसे पहला कार्य है आपका पित्त रस का निर्माण करना। अब पित्त रस में मुख्यतः पित्त लवण होगा, पित्त वर्णक होगा, कोलेस्टेरॉल होता है और लेसिथीन वसा भी पाई जाती है। अब पित्त लवण की अगर हम बात करें तो पित्त लवण में मुख्यतः बाइकार्बोनेट्स, ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरी चीज है बेटा पित्त वर्णक। पित्त वर्णक दो ही होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्णिन। बिलीरुबिन का रंग पीला होगा और बिलीवर्णिन का रंग हरा होगा। अब इसके अलावा पित्त वर्णक का जो निर्माण है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब इसके अलावा जो पित्त है ये यानी कि वसा का पायसीकरण भी करता है।
अर्थात वसा के बड़े बड़े जो अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करने का कार्य करता है। इस क्रिया को हम वसा का पाइसीकरण कहते हैं। जब पाचन क्रिया की क्रियाविधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वहां आएगा वसा का पाइसीकरण। तो वसा का पाइसीकरण का मतलब यही है कि वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे यानी बूंदों के रूप में छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करने की जो क्रिया है उसको हम वसा का पाइसीकरण कहते हैं। इसके अलावा जो पित्तरस है ये भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा पित्तरस का जो माध्यम है प्रकृति है वो कैसी है, क्षारीय। भोजन का भोजन कौन सा आएगा, अम्लीय माध्यम में। तो क्षारीय जो है ये अम्लीय को उदासीन कर देता है, जिसके फलस्वरूप अग्नाशय जो पाचक रस हैं वो इस पे आसानी से क्रिया यानी कर सके। इसके अलावा लीवर जो है यकृत सेल्सों के द्वारा भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण भी किया जाता है। इसके अलावा यकृत जो सेल जो कुप्फर सेल्स हैं ये मृत और ओल्ड आरबीसी का भक्षण करने का भी कार्य करते हैं। इसके अलावा ये विटामिन ए का क्या करेगा, संश्लेषण भी करता है। एक मैंने आपको श्वसन तंत्र में उत्सर्जन तंत्र में बताया था कि प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि लीवर के द्वारा स्टार बना के लिखवाया है कि लीवर के द्वारा अधिक हानिकारक पदार्थ अमोनिया को ऑर्निथिन चक्र की सहायता से यूरिया में बदल दिया जाता है। तो लीवर के द्वारा अमोनिया को भी कम विषैले पदार्थ यूरिया में भी बदला जाता है। इसके अलावा इसके अंदर यानी कि लीवर के द्वारा विटामिन ए है, बी है, ई है, के है, इसके अलावा विटामिन बी12 का भी संचय किया जाता है। इसके अलावा एंटी हिपेरिन जो है तो हिपेरिन नामक पदार्थ का भी संश्लेषण किया जाता है लीवर के द्वारा। तो ये क्या करेगा, रुधिर वाहिनियों में, धमनी और शिराओं में जो रक्त बहता है उसको जमने से रोकता है। इसके अलावा लीवर रक्त स्कंदन जो कारक हैं उनका भी संश्लेषण करता है, उनका भी निर्माण करने में सहायक होता है। रक्त स्कंदन कारकों का मतलब है रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक। तो लीवर रुधिर के थक्का बनाने में भी सहायक होता है। तो ये आपका तो इसका फंक्शन हो गया पहला, लीवर का पहला फंक्शन था पित्त का निर्माण। दूसरा है बेटा कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियमन। दूसरा इसका जो कार्य है लीवर का वो है कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियमन। कार्बोहाइड्रेट का भी नियमन करें। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। इसके अंदर महत्वपूर्ण क्रियाएं 4, एक है ग्लाइकोजेनेसिस, एक है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस और एक है ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ठीक है, अब सबसे पहली है बेटा इसमें ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरी है बेटा आपकी ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तीसरी है बेटा आपकी ग्लूकोनियोलाइसिस और चौथी है ग्लाइकोनियोलाइसिस। अब सबसे पहली है बेटा आपकी ग्लाइकोजेनेसिस। सबसे पहली कौन सी है, ग्लाइकोजेनेसिस। यानी कि जब रक्त के अंदर ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाएगी, यहां पर ध्यान रखना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। सबसे पहली पॉइंट ग्लाइकोजेनेसिस जो है
ग्लाइकोजेनेसिस में, यानी कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात ग्लूकोज का जो स्तर है वो जब बढ़ जाता है, तो उस समय यकृत सेल्स जो है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यकृत के कार्य, क्या पढ़ रहे हैं हम? यकृत के कार्य। तो जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो यकृत सेल्स इंसुलिन हार्मोन की सहायता से इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। किसमें बदल देगा? ग्लाइकोजन में बदल देगा, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन बना रहता है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात सीधी भाषा में जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है तो इसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इस ग्लाइकोजन जो है, इस ग्लाइकोजन का जो संचय है वो लीवर के अंदर होगा। कहां होगा? लीवर के अंदर। दूसरी क्रिया है बेटा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जब ये क्या करेगा बेटा? यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की क्रिया, जब रक्त में ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यहां तो क्या हो रही है? बढ़ रही है। रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाएगा तो उसको हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। तीसरी है बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियो यानी कि जेनेसिस। इसमें क्या होगा देखिए, जब कभी हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जब कभी हमारे शरीर में या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो उस समय यकृत सेल्स जो है, जो लीवर है, ये वसा और अमीनो अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे बेटा? एक तो यानी कि वसा से प्लस अमीनो अम्ल इक्वल टू ग्लूकोज। ठीक है बेटा, जब बॉडी के अंदर, रक्त के अंदर ग्लूकोज की सांद्रता कम हो जाएगी तो उस समय यकृत सेल्स वसा और अमीनो अम्ल का अपघटन करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। चौथी है बेटा ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, उस मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है बेटा? लैक्टिक अम्ल। इस लैक्टिक अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? ग्लूकोज का जब निर्माण किया जाएगा तो इसको हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहली चीज थी ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक, यही एक कंडीशन ऐसी है जो अधिक होगी। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी तो यकृत सेल्स, क्योंकि यकृत के कार्य पढ़ रहे हैं, तो लीवर के द्वारा इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। दूसरी क्रिया है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यहां क्या होगा? जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो ये यानी कि वापस से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। किसका कर देगा? ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो उस समय यकृत सेल जो है, लीवर जो है, वो वसा और अमीनो अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। और लास्ट कौन सी बेटा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होगा? मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। उस लैक्टिक अम्ल को तोड़कर ग्लूकोज का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये किसके कार्य है? ये लीवर के कार्य है। किसके कार्य है? लीवर के। अब लैक्टिक अम्ल कभी कभार आपने देखा होगा, जब कभी कभार आप हार्ड वर्क कर लेते हो, ज्यादा मात्रा में जब कोई आप काम कर लेते हो, तो मांसपेशियों में जकड़न होती है। क्या होती है? वो जकड़न इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही होती है कि मांसपेशियों के अंदर कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा इस लैक्टिक अम्ल को ग्लूकोज में, लेकिन यहाँ ये कंडीशन है कि जब ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, क्या होगी? ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तब तो ये क्रिया होगी। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होगी। और इन चारों क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? लीवर। किसके द्वारा होगी ये? लीवर के द्वारा। ठीक।
निकालो अपनी, और नोटबुक में कल स्ट्रक्चर बनवाई थी मैंने, यानी कि यकृत ग्रंथि की संरचना, यकृत ग्रंथि की संरचना के बाद आप लिखना प्रारंभ करें। हेडिंग लिखवाई थी यकृत की संरचना, उसके बाद डायग्राम था, डायग्राम के बाद में लिखिए आप यकृत ग्रंथि, या ऐसे लिखो यकृत का निर्माण, यकृत का निर्माण दो प्रमुख पालियों से होता है। यकृत पालियों से होता है जिन्हें क्रमशः दाईं पाली एवं बाईं पाली कहते हैं। जिन्हें क्रमशः दाईं पाली एवं बाईं पाली कहते हैं। दाईं पाली आकार में बाईं पाली से बड़ी होती है। दोनों यकृत पालियों से यकृत वाहिनी निकलती हैं। जो कि आगे चलकर संयुक्त होकर सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती है। सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती हैं, जिसमें पित्त वाहिनी के मिलने से सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण होता है। सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण होता है, जिसे सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण होता है जिसे डक्टस डोलोडोकस कहते हैं। जिसे डक्टस डोलोडोकस कहते हैं। जो कि पित्तरस को
ग्रहणी में जो कि पितरस को ग्रहणी में पहुंचाने का कार्य करती है। ग्रहणी में पहुंचाने का कार्य करती है। ये डायग्राम बना लो। इसके बाद डायग्राम बनाने के बाद इसके नीचे डैश करके लिखिए आप। इसके बाद लिखिए बेटा पित्तवाहिनी। डैश करके लिखिए बेटा पित्तवाहिनी ग्रहणी की, पित्तवाहिनी ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में, पित्तवाहिनी ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में जिस स्थान पर खुलती है, पित्तवाहिनी ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में जिस स्थान पर खुलती है वहां एक कपाट पाया जाता है। जहां एक कपाट पाया जाता है जिसे ओढ़ाई, ओढ़ाई का अवरोधनी, ओढ़ाई का अवरोधनी कहते हैं। ओढ़ाई का अवरोधनी कहते हैं। स्टार बना के लिखो बेटा। यकृत का निर्माण, यकृत का निर्माण अनेक छोटी छोटी यकृत पालियों से होता है। यकृत का निर्माण अनेक छोटी छोटी यकृत पालियों से होता है जो कि लीवर की, जो कि लीवर की क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं, जो कि लीवर की क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। इन पालियों का निर्माण
यकृत सेल से होता है इन पालियों का निर्माण। यकृत सेल से होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा डैश करके। ये यकृत सेल्स द्विस्तरीय पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होकर ये यकृत सेल्स द्विस्तरीय पंक्ति में व्यवस्थित होकर यकृत रज्जु का निर्माण करती हैं। यकृत रज्जु का निर्माण करती हैं। दो यकृत रज्जुओं के मध्य पाए जाने वाले अवकाश को यकृत कोठरियां कहते हैं। दो यकृत रज्जुओं के मध्य पाए जाने वाले अवकाश को यकृत कोठरियां कहते हैं। जिनमें कुप्फर सेल्स पाई जाती हैं। कुप्फर सेल्स पाई जाती हैं। कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखनी बेटा। कुप्फर सेल्स मृत एवं ओल्ड आरबीसी का भक्षण करने का कार्य करती हैं। इसलिए इन्हें बृहद्भक्षाणु, इंग्लिश में मैक्रोफेजेज, बृहद्भक्षाणु या मैक्रोफेजेज कहते हैं। कुप्फर सेल्स मृत या ओल्ड आरबीसी का भक्षण का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें मैक्रोफेजेज या बृहद्भक्षाणु कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा डैश करके। यकृत पालियों के बीच में इनकी बाह्य सतह पर स्थित कोनों पर यकृत धमनी, यकृत निवाहिका सिरा,
पित्त वाहिनी की शाखाएं एवं पित्त वाहिनी की शाखाएं उपस्थित होती हैं। ये तीनों संरचनाएं मिलकर निवायका त्रिक का निर्माण करती हैं। निवायका त्रिक का निर्माण करती हैं। इसके बाद हेडिंग लिखिए आप पित्ताशय। इसके बाद हेडिंग लिखिए आप यानी पित्ताशय। यकृत की दाईं पाली के नीचे यकृत की दाईं पाली के नीचे की ओर यकृत की दाईं पाली के नीचे की ओर स्थित हरे रंग की यकृत की दाईं पाली के नीचे की ओर स्थित हरे रंग की थैलेनुमा संरचना पित्ताशय कहलाती है। हरे रंग की थैलेनुमा संरचना पित्ताशय कहलाती है। पित्ताशय में यकृत सेल्स द्वारा हरे पीले रंग का पित्त संचित रहता है। पित्ताशय में यकृत सेल्स द्वारा स्रावित पित्ताशय में यकृत सेल्स द्वारा स्रावित पीले हरे रंग का पित्त या हरे पीले रंग का पित्त संचित रहता है। हरे पीले रंग का पित्त संचित माने इकट्ठा एकत्रित रहता है, जिसमें पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त वर्णक के रूप में बिलीरुबिन
एवं बिलीवर्डिन बिलीरुबिन के कोष्टक में लिख देना बेटा पीला और बिलीवर्डिन के रूप में लिख देना हरा। पित्तवर्धक के रूप में बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन नामक 2 वर्णक पाए जाते हैं। पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके बाद हेडिंग लिखिए आप लीवर के कार्य यानी कि यकृत के कार्य। यकृत के कार्य लीवर शरीर में विभिन्न कार्यों को संपादित करता है। लीवर शरीर में विभिन्न कार्यों को संपादित करता है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लिखेंगे बेटा पित्त का निर्माण। पित्त का निर्माण इसको आपको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है।